नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड इंडिया ट्रेड। आज का जो विषय है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम जानेंगे कि चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने इसमें इस्तेमाल किया है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म भी, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चार्ट्स के एनालिसिस के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन हमने इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको जानकारी मिले कि टेक्निकल एनालिसिस करके आप कैसे शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट को सट्टा समझने वाले शायद ये नहीं जानते कि शेयर मार्केट को पढ़ा और समझा जा सकता है। तो शेयर मार्केट को पढ़ने और समझने के दो तरीके हैं। या तो हम करें फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के बारे में जाने उसका कैश फ्लो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आने वाले समय में कंपनी के क्या प्लान है वगैरह, उसे देखकर हम अपना डिसीजन बनाएं। या हम करें टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें प्राइस मूवमेंट को समझ के हम ये जानें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। समझने के लिए हमें प्राइस को प्लॉट करना पड़ता है टाइम के अगेंस्ट उसके चार्ट पर। और कॉमनली यूज चार्ट हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट चार्ट, फिगर चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। हम अपना विषय सीमित रखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट तक। आइए समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को और टाइम फ्रेम को। तो कैंडलस्टिक चार्ट में इस तरह की कैंडल दी गई हैं। समझते हैं इन कैंडल्स का क्या मतलब होता है। तो कैंडल की एक बॉडी होती है जिसको मेन बॉडी कहते हैं, और ऊपर और नीचे अपर शैडो और लोअर शैडो होती हैं जिनको विक्स भी कहा जाता है। तो बॉडी दर्शाती है कि कहाँ प्राइस खुला है और कहाँ बंद हुआ है। जैसे अगर आप रेड कैंडल देखें तो रेड कैंडल में ऊपर का जो हिस्सा होता है जहां से शुरुआत होती है मेन बॉडी की, वो ओपनिंग प्राइस होता है, और जहां बॉडी खत्म होती है वो होता है क्लोजिंग प्राइस। इसी तरह जो विक्स है वो दिन का हाई और लो प्राइस दर्शाती है, अगर वो एक डे कैंडल है तो। इसी तरह ग्रीन जो कैंडल है, इसकी जो बॉडी है वो दर्शाती है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। तो जहां से सबसे जो निचला हिस्सा होता है बॉडी का वो ओपनिंग प्राइस होता है, और सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है बॉडी का वो क्लोजिंग प्राइस होता है। तो प्राइस नीचे खुला और ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और इसी तरह जो इनके विक्स हैं वो लो और हाई दर्शाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। तो जैसे अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो ये बॉडी और जो विक्स होंगी वो 5 मिनट के हिसाब से ही बनेंगी। इसी तरह दिन का अगर हम कैंडल लगाएंगे, पूरे डे का चूज करेंगे, तो ये जो बॉडी है कैंडल की एक दिन को दर्शाएगी। तो इसी तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम इस चार्ट को देख सकते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, पूरा दिन, पूरा वीक, इस तरह से हम इस चार्ट को देखते हैं। समझते हैं कि प्राइस के कितनी तरह के ट्रेंड होते हैं, प्राइस का मूवमेंट समय के अगेंस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने प्राइस को प्लॉट किया है टाइम के अगेंस्ट। तो जो वाई एक्सेस है वो प्राइस को दर्शाती है, एक्स एक्सेस जो है वो टाइम को दर्शाती है, दिनों को दर्शाती है या घंटों को दर्शाती है, जैसा कि आपने चूज किया है। तो ये डे चार्ट है जो हमने चूज किया है पर डे का। अब इसमें ट्रेंड को कैसे समझें। तो अगर हम प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। प्राइस मूवमेंट अगर नीचे की तरफ हो रहा है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और अगर प्राइस मूवमेंट कहीं ऊपर और नीचे की तरफ नहीं हो रहा है तो उसको साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। अब प्राइस चाहे ऊपर की तरफ मूव करे, चाहे नीचे की तरफ मूव करे, या उसका ट्रेंड साइडवेज हो, वो कभी भी लीनियर नहीं होता। उसका जो मूवमेंट होता है वो साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है, ऊपर और नीचे। तो साइनोसॉइडल वेव का ये मतलब होता है
कि प्राइस जब नीचे की ओर जाएगा तो वो लीनियर नीचे नहीं आता, ना ही वो एकदम लीनियर तरीके से ऊपर जाता है। वो वेवी फॉर्म में ऊपर और नीचे होकर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है। साइडवेज मूवमेंट होगा तब भी वो पीक और ट्रफ क्रिएट करेगा। तो एक वेव में जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पीक, और सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देखेंगे ध्यान से तो पीक और ट्रफ यहाँ पर इस दर्शाए गए हैं। जो टॉप जहां तक प्राइस गया है उसको बोलते हैं पीक, फिर एक ट्रफ बनेगा, फिर प्राइस दोबारा से रिट्रेस होगा और पीक बनाएगा, और फिर से नीचे की ओर प्राइस जाएगा। इस स्लाइड में दर्शाया गया है एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? तो देख रहे हैं आप, एक अप ट्रेंड है, तो इसमें जितने भी हमारे ट्रफ्स होंगे उनको हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और आप देख रहे हैं कि उस ट्रेंड लाइन को बार बार आके वो प्राइस टच करता है डिफरेंट पॉइंट्स में। तो जहां जहां वो टच कर रहा है वहां वहां पर ट्रेंड लाइन बनती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो बार बार उस ट्रेंड लाइन पर वापस आएगा और ऊपर की ओर जाएगा। ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है। जैसे अप ट्रेंड में हम ट्रफ्स को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में उसकी पीक्स को कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दर्शाया गया है। तो अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट का काम करती है कि प्राइस वहां तक आएगा और वापस वहां से रिवर्ट होकर ऊपर की ओर जाएगा। और डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसको छूकर प्राइस वापस नीचे की ओर जाता है। तो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ट्रेडिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि प्राइस कहां से वापस जाने वाला है, जो कि आपको ट्रेडिंग ट्रिगर्स देगा। यहाँ इस स्लाइड में आप देखेंगे कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे की ओर नहीं हो रहा, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। कोई स्पेसिफिक ट्रेंड यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ भी साइनसोइडल वेव की तरह वो मूव कर रहा है ऊपर और नीचे, और वो एक पर्टिकुलर चैनल में मूव करता है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन होगी, आप एक रेजिस्टेंस वहां पर बना सकते हैं और आप एक सपोर्ट जोन वहां पर बना सकते हैं। तो प्राइस सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेकर फिर रेजिस्टेंस तक की लाइन तक जाता है और फिर नीचे की ओर आता है। प्राइस वहीं पर एक समय तक घूमता रहता है, उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, और नो स्पेसिफिक ट्रेंड इज देयर। हमने ये समझा है कि हम प्राइस को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके एनालिसिस करते हैं। अब वो क्या टाइम चूज करें, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर। तो तीन तरह के मुख्यतः ट्रेडर्स हमने देखे हैं। जैसा कि पहला ट्रेडर है जिनको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं जो उसी दिन अपनी पोजीशन बनाकर स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं सेम दिन। उसमें जो चार्ट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो होता है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। इनफैक्ट जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो कि अपनी पोजीशन कुछ मिनटों तक ही होल्ड करते हैं, उनका टाइम फ्रेम 1 मिनट भी होता है। इसी तरह पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ दिन, कुछ हफ्ते अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखते हैं, पर वो समय 1 साल से कम होना चाहिए, तो उनको पोजिशनल ट्रेडर्स बोलते हैं। उनका जो टाइम फ्रेम होता है वो डेली टाइम फ्रेम होता है। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जिनका समय जो होता है पोजीशन होल्ड करने का वो 1 साल से कहीं ज्यादा होता है, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते हैं। उनका टाइम फ्रेम वीकली या मंथली रहता है। आइए हम अब प्रैक्टिकली देखें कि चार्ट कैसे होते हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और देखेंगे कि चार्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी इंडाइसेस, किसी भी स्टॉक, किसी भी फ्यूचर्स का, किसी भी करेंसी का आप एनालिसिस कर सकते हैं।
हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो tradingview.com में आप लॉगिन कीजिए और आपको आप चार्ट्स में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा चार्ट नज़र आने लगेगा। आपको अपना अकाउंट ट्रेडिंग व्यू पर बनाना पड़ेगा और उसका फ्री अकाउंट भी होता है, पेड अकाउंट्स भी होते हैं। पेड अकाउंट्स में आप ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपना फ्री अकाउंट बनाएं और इस पर जितनी चाहे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लॉगिन करने का ये फ़ायदा होगा कि आप अपने चार्ट सेव कर पाएंगे और बाद में उन सेव चार्ट्स को एक्सेस भी कर पाएंगे। तो आप वहाँ पर लॉगिन कीजिए और इन चार्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। तो चार्ट्स कुछ इस तरह के दिखेंगे आपको। यहाँ से, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो सभी इंडाइसेस, सभी करेंसी, सभी देश के जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाने लगेंगे सभी स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह। यहाँ से आपको दिखाने लगेगा सब सारे इंडाइसेस। इंडाइसेस में अगर आपको निफ्टी 50 पर एनालाइज करना है अपना चार्ट तो निफ्टी यहाँ पर टाइप करेंगे और निफ्टी 50 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। निफ्टी 50 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम फ्रेम में स्टडी करनी है। तो जैसा कि हमने पहले भी जाना कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, जो भी आप चाहें, जो भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, जिस भी टाइम फ्रेम की, उसमें आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो 1 महीने तक की अवेलेबिलिटी है। सारे टाइम फ्रेम आपको फ्री वाले ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आपको पेड वाले ऑप्शन में सभी टाइम फ्रेम मिलेंगे, पर जितने भी एनालिसिस के लिए आपको फ्रेम चाहिए वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड, आप कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि आप बार चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि कैंडल स्टिक यूज़ करना चाहते हैं, या हैकिनेशी चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सभी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपना डिस्कशन कैंडल स्टिक चार्ट तक ही सीमित रखेंगे। इंडिकेटर्स में आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मूविंग एवरेजेस कैसे लगाते हैं। तो मूविंग मैंने टाइप किया तो यहाँ पर दिखाने लगा, इसको क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज अपने आप वहाँ पर इंडिकेट करने लगेगा चार्ट पर। अगर आपको 3 मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं तो यहाँ पर 3 बार आप क्लिक कर दीजिए और बाहर आ जाइए। इस मूविंग एवरेज पर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर इनपुट में आप इसका टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको 200 के टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज चाहिए तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए। आपको स्टाइल में जाकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि अलग अलग एवरेज कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। आप इसकी थिकनेस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, और यहाँ से बाहर आ जाइए। इसी तरह इसको आप चूज़ करके आप 100 कर लीजिए और बाहर आ जाइए। आप इसको 50 चूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप एनालाइज करना चाहते हैं। स्टाइल में आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जिससे एनालिसिस में आपको परेशानी ना हो। तो ये देखिए, तो ये 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने चार्ट पर प्लॉट कर लिया। अब हम एनालाइज कर सकते हैं इसको, और यहाँ से आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हमने RSI की बात की तो RSI इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। RSI आप यहाँ पर टाइप कीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको एनालाइज किया जा सकता है और कैंसिल भी यहाँ से किया जा सकता है। अब इस चार्ट को जूम इन और जूम आउट भी किया जा सकता है। आप अपने माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपना माउस होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का साइन दिखाएगा। ये जूम इन इससे करेंगे, जूम आउट इससे कर सकते हैं। जूम इन आप जूम आउट इसको करेंगे जब आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बनानी होंगी तो आप इसको जूम आउट कर लीजिए। जूम इन करना है और आपको देखना है कि एनालाइज करना है तो यहाँ से भी चार्ट को एडजस्ट किया जा सकता है इस जगह से।
इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना प्ले अराउंड करेंगे इसके साथ उतना ही सीखेंगे इसके बारे में। लॉग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि परसेंटेज में आपका प्राइस बताता है वाई स्केल पर। और अगर आपका चार्ट इधर उधर चला जाए तो आप इसको ऑटो सेलेक्ट यहाँ से कीजिए, तो अपने आप सही दिखाने लगेगा आपका चार्ट। आइए समझते हैं कि और टूल्स इसमें क्या क्या हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो टूल है इससे हम लोग कर्सर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉस है तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, एरो है तो एरो आ जाएगा, आप डॉट भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। मुझे क्रॉस पसंद है तो जनरली मैं क्रॉस का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना सीख सकते हैं। जैसे आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर दी गई है तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन चूज करें, एक पॉइंट पे क्लिक करें और इसको खींचकर दूसरे पॉइंट तक ले जाएं जहां तक आपको बनानी है, और वहां पर इसको छोड़ दीजिए। इसको आप खिसका भी सकते हैं, जहां आप एडजस्ट करना चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं लेटर ऑन। इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन हमने समझा था कि ट्रेंड लाइन कैसे हम लोग अब ट्रेंड में बनाते हैं, कि हम लोग ट्रफ्स कनेक्ट करते हैं और ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे लाइए मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, जिसको जहाँ पर आप क्लिक कर देंगे वहीं पे ट्रेंड लाइन आपकी रह जाएगी। और आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो गई। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए ट्रेंड लाइन पे आप, और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। ये आपके टूल्स हो गए जो कि एनालिसिस में यूज़ होते हैं। हम आगे समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे हम लोग चार्ट पे लगाते हैं उसको हम यहाँ सीखेंगे। तो जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे, सबसे नीचे क्लिक करेंगे और इसको खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, और जहाँ पर भी ये साइकिल ख़त्म हो रही है अप ट्रेंड की वहाँ तक ले जाएंगे। अब ये वेरियस जो यहाँ पे लेवल्स दिखाए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि इसको लगाया कैसे जाता है चार्ट पर। इसी तरह से यहाँ पर आप इसकी थिकनेस, इसके कलर्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह और भी टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश है जिसको आप कुछ भी ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स है जिसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जो चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको डिलीट किया जा सकता है। इसी तरह चार्ट पैटर्न्स हैं। हम लोग स्टडी करते हैं बहुत सारे पैटर्न्स की अपनी टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे ये एलियट वेव है जिसको स्टडी करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हम समझें कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को हम कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा कि हमने लेफ़्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, राइट शोल्डर बनाया। तो हम इसको आगे एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको सीखेंगे बनाना। इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये हमारे हुए पैटर्न्स जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी पोजीशंस लेने के लिए। जैसे अगर हम लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं और हमको जानना है कि हमारा टारगेट क्या हो, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने उसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पर अपनी बाई की पोजीशन बनाई और हम जानना चाहते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो, 1:2 के रेशो में हो, 1:3 के रेशो में हो,
तो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो आपको दिख रहा है वो 1 है। अ, यहाँ पे आप चेंज भी इसको कर सकते हैं, तो रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर अब हो गया है 2 के आसपास। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर आपको सेल करना है वापस। यही सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ये अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट वो जगह होती है जहां पर प्राइस बार बार आके रिबाउंड करता है, बार बार आके वापस जाता है और उसको उस लेवल को तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से उसको ब्रीच करके वो नीचे जाता है, अगर उसको नीचे जाना है तो। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पर जाकर प्राइस वापस आता है बार बार, उस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इन दोनों लेवल को ब्रीच करने में प्राइस को काफी मुश्किल होती है। ब्रीच कर सकता है लेकिन काफी मशक्कत प्राइस को करनी पड़ती है, बार बार वहां से होकर रिबाउंड होता है। सपोर्ट लेवल पर ये समझिए कि बहुत सारे बायर्स वहां पर खड़े हैं कि प्राइस को उसके नीचे नहीं जाने देते, वो उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। और रेजिस्टेंस पर बहुत सारे सेलर्स वहां पर खड़े हैं कि उससे ऊपर प्राइस को वो जाने नहीं देते। जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक पहुंचकर रिबाउंड होता है, उस लेवल की इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर सपोर्ट जो लेवल है उससे रिबाउंड किया, रेजिस्टेंस को ब्रीच किया और प्राइस ऊपर चला गया। एक बार प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चला जाए तो वो एक नया सपोर्ट बन जाएगा और फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर की ओर बनेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप डिराइव कर सकते हैं प्राइस एक्शन से कि कितनी बार प्राइस उसी पॉइंट से जाकर वापस आया है। जितनी बार ज्यादा अ, उस पॉइंट पर जाएगा और रिबाउंड करेगा, उस लेवल की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी होते हैं, जैसे जो जितने भी राउंड फिगर्स होते हैं, जैसे आप 18,000 समझिए या 19,000 समझिए निफ्टी के लिए, तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार 19,000 के आसपास निफ्टी जाएगा तो उसको क्रॉस करने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उसको, वहां पर बहुत सारे सेलर्स होंगे जिन्होंने अपनी सेलिंग बिड्स लगाई होगी, तो प्राइस उसके ऊपर वो नहीं जाने देंगे। वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग के लिए। तो वॉल्यूम बहुत सारी चीजें प्राइस में डिफाइन करता है। जैसे हमने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात की, तो कई बार फेक ब्रेकआउट भी होते हैं कि ब्रेकआउट करके प्राइस वापस आ जाता है। तो उसको कैसे कंफर्म करें कि ये एक सही ब्रेकआउट है कि नहीं, तो वो वॉल्यूम से आपको पता लग सकता है। अगर बहुत अधिक वॉल्यूम से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच किया जाता है तो ये माना जाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। कई बार किसी न्यूज़ की वजह से भी वॉल्यूम बहुत बढ़ सकता है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि आप, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, तो मैं इसमें दिखाऊं तो ये हिस्टोग्राम वॉल्यूम का बहुत ही ऊपर है और आप प्राइस का जो कैंडल देखेंगे वो भी बहुत वॉलेटाइल यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत लंबा कैंडल है। ये वो दिन है जब एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज़ आई थी और 1700 से पार एचडीएफसी बैंक चला गया था। तो न्यूज़ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वॉल्यूम को ऊपर या नीचे करने में। और एक लेवल को ब्रीच जब किया जाता है हाई वॉल्यूम से, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो कुछ मिनटों के लिए ट्रेड के अंदर जाते हैं, तो वो तब जाते हैं कि जब एक ट्रेंड में बहुत सारा वॉल्यूम आ जाए तो वो एंटर करते हैं
और तुरंत अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं जब एक मूवमेंट उनको प्राइस के अंदर मिलता है। शेयर मार्केट में बुल्स और बेयर्स की हमेशा लड़ाई चलती रहती है और उस संघर्ष के इमोशन को हम कैंडलस्टिक चार्ट से कैसे समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। कैंडलस्टिक्स जो हम कैंडलस्टिक चार्ट्स में यूज करते हैं, हमने इनको पहले भी समझा कि उनकी बॉडी होती है और अपर शैडो होती है, लोअर शैडो होती है, जिनको हम विक्स भी कहते हैं। रेड कैंडल मतलब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अपर शेडो का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो दर्शाता है कि दिन में कितना ऊपर गया है, और लोअर शेडो दर्शाती है कि दिन में वो कितना नीचे गया है अगर वो एक डे कैंडल है। तो हमने पहले भी समझा कि ये जो कैंडल की पूरी बॉडी होती है, ये आप टाइम फ्रेम के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि वो क्या दर्शाती है। जैसे 5 मिनट के चार्ट अगर आप लगाएंगे तो ये बॉडी जो है, पूरी बॉडी, उसको वो दर्शाएगी 5 मिनट को। इसी तरह 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वो 15 मिनट को दर्शाएगी। पूरे दिन का चार्ट लगाएंगे तो वो एक दिन को दर्शाएगी। अलग अलग शेप और साइजेस की जो कैंडल्स होती हैं वो अलग अलग इमोशंस दर्शाती हैं एक कैंडलस्टिक चार्ट में। तो हम समझेंगे कुछ रिवर्सल कैंडल्स के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है ट्रेंड रिवर्सल्स में। तो ट्रेंड रिवर्सल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकें, स्क्वायर ऑफ कर सकें एग्जिस्टिंग पोजीशंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिवर्सल कैंडल्स के बारे में, जिनसे हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। इसमें उसकी बॉडी का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और उसकी विक नीचे बहुत लंबी होती है। विक लगभग टू थर्ड साइज की होती है, और जो मेन बॉडी होती है वो 1/3 साइज की होती है। अगर वो डाउन ट्रेंड में आती है सबसे नीचे, इसका कलर क्या है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रीन या रेड कलर की है। लेकिन अगर ग्रीन कलर की कैंडल आती है डाउन ट्रेंड में तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है। तो डाउन ट्रेंड में अगर वो कैंडल आए तो उसको बोलते हैं हैमर कैंडल। उसका कारण ये भी है कि वो हैमर आउट करती है बॉटम को, तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। और कंफर्मेशन के लिए अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखें तो उस नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो इस कैंडल से, जो हैमर कैंडल है, इसके ऊपर होनी चाहिए, तो वो ट्रेंड कंफर्मेशन को दर्शाता है। अगर ये कैंडल एकदम सपोर्ट के पास बनती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो सपोर्ट के पास ये कैंडल बने और उसके बाद एक कंफर्मेशन मिले दूसरी कैंडल से, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसी तरह हैंगिंग मैन कैंडल है, जो कि अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है और उसमें आती है कहीं रेजिस्टेंस के पास, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो वो एक काफी कंफर्म्ड साइन होता है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब हम लाइव एग्जांपल से समझेंगे कि ये कैंडल्स किस तरह से लाइव मार्केट में काम करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और उसके बाद हमें कंफर्मेशन यहाँ पर मिलता है। इस कैंडल का क्लोज जो है वो हमारी हैंगिंग मैन कैंडल से नीचे है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पे हम इमोशंस को भी समझें कि बुल्स एंड बियर की लड़ाई में यहाँ पर कौन जीत रहा है। तो यहाँ पर बियर जीत रहे हैं कि मार्केट जो ऊपर खुलना था वो नीचे की ओर आया, बुल्स बियर्स ने इसे नीचे की तरफ खींचा, यानी कि यहाँ पर बियर्स बहुत एक्टिव होने वाले हैं, जिसका कंफर्मेशन हमको मिलता है सेकंड कैंडल पे। हमारी कैंडल है उसे कहते हैं शूटिंग स्टार, जिसकी विक बहुत लंबी होती है ऊपर और बॉडी फिर से बहुत छोटी होती है। इसकी विक नीचे की तरफ भी हो सकती है जैसे आप देख रहे हैं, पर वो विक बहुत छोटी होगी। तो शूटिंग स्टार अगर हमारे यहाँ अप ट्रेंड में आती है और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है किसी भी तरह का दूसरी कैंडल से, तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर ये आए तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो जाता है ट्रेंड रिवर्सल का। अगली जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है इसको कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी में जो बॉडी साइज होती है या तो वो नहीं के बराबर ही होता है, इसमें भी कलर का कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है।
तो जहां पर ओपनिंग होती है वहीं पे क्लोजिंग भी हो जाती है स्टॉक मार्केट की, लेकिन मूवमेंट जो प्राइस का होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी ट्रेंड में ये एक ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है कि जैसे आप माने कि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में अगर दोजी कैंडल आती है तो मतलब बियर और बुल्स की वहां पर लड़ाई हो रही है। यानी कि जो बुल्स हैं, जो अप ट्रेंड में मार्केट को लेकर जा रहे थे, अब वहां पर बियर भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये किसी और कैंडल के साथ हमें कंफर्मेशन देती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न वहां पर क्रिएट होता है, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं कि अब ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। अगली जो कैंडल है वो है मारुबोजो कैंडल। इसमें विक नाही के बराबर होती है और कंप्लीट बॉडी जो होती है या तो वो ग्रीन होती है या रेड होती है, और जितना ज्यादा बॉडी का साइज होता है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। जैसे ये बुलिश मारुबोजो कैंडल है जो कि ग्रीन है, यहाँ पर दर्शाती है कि पूरा मार्केट का कंट्रोल बुल्स ने ले लिया है। ये बियरिश जो कैंडल है ये वो दर्शाती है कि पूरा मार्केट का जो कंट्रोल है बियर्स ने ले लिया है और मार्केट नीचे जाने की कगार पर है। कैंडल्स हमने समझे, उनका एक कॉम्बिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये दर्शाने के लिए कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है कि नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक दोजी कैंडल है जिसके पहले एक हैमर कैंडल आई थी, जिसने इंडिकेट किया था कि हैमर आउट हो सकता है यहाँ पर बॉटम, और फिर एक दोजी कैंडल यहाँ पर बनी जिसने कंफर्मेशन दिया, और यहाँ से आप देखिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल आया, उसके बाद एक मारुबोजो कैंडल आया जिसका जो क्लोजिंग था वो इस हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे था, जिसने अगेन ये कंफर्म किया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नीचे की ओर होने वाला है। और अगर ये रेजिस्टेंस के पास होगा, ये जो कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस के पास होगा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो जाएगा कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल काफी हद तक हो सकता है। आइए हम समझते हैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को, और उन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स को। लैगिंग इंडिकेटर्स उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंडिकेटर्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड के पीछे चलते हैं, ना कि ट्रेंड के साथ या उससे आगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर आता है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर। वो एक ज्यादातर लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है प्राइस में, लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो। ज्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज चार्ट की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लैगिंग नहीं होता। सबसे पॉपुलर जैसा कि हमने बताया कि 200 मूविंग एवरेज आप लॉन्ग लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में प्राइस के लिए। कहते हैं कि जो 200 मूविंग एवरेज है अगर उससे ऊपर मार्केट है तो यानी कि बुल्स बहुत एक्टिव है, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है तो बेयर्स बहुत एक्टिव हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेम में हम जिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेज के, वो हैं 200, 100 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कि ट्रेड कहां पर लें। इसी तरह जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनकी हमने पहले बात की, वो यूज करते हैं 50, 21, 14 पीरियड मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन। इंट्राडे जो ट्रेडर्स यूज करते हैं वो करते हैं 14, 7 और 3 का कॉम्बिनेशन इन सिंपल मूविंग एवरेज में। और कुछ जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ईएमए भी यूज करते हैं 20 और 25, बिकॉज जो 20-25 ईएमए है वो प्राइस का एक सपोर्ट बनता है जब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। एग्जाम्पल दिया गया है निफ्टी 50 इंडेक्स का।
जिसमें 200 मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए लगाया गया है और 200 मूविंग एवरेज एक प्राइस के सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये अगर मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 20 EMA का एग्जाम्पल लिया है। हमने 20 EMA यहाँ पर लगाया है एज एन इंडिकेटर, और वो इस्तेमाल किया है हमने 5 मिनट चार्ट पर। तो ये इंट्राडे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है वहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बार बार प्राइस आकर वहाँ से नीचे जा रहा है, और जहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रेंड में, वहां पर वो बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्क प्राइस वहां पर आता है और वापस जाता है, तो आप वहां वहां ट्रेड ले सकते हैं जहां जहां प्राइस इसको छूता है। ठीक है, तो इस तरह ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब समझते हैं कि मूविंग एवरेज बाइंग और सेलिंग के ट्रिगर की तरह किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमने एक डे चार्ट लिया है जिसमें हमने 3 इंडिकेटर लगाए हैं, जो कि एक 200 पीरियड मूविंग डे एवरेज है, और एक 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, और एक 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। ध्यान से देखिएगा तो ये जो रेड कलर का है वो है 200 पीरियड, फिर 100 पीरियड ब्लू, और ग्रीन 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। जितना छोटा पीरियड आप लेंगे उतना ज्यादा प्राइस के करीब वो मूविंग एवरेज होगा और उतना तेजी से चलेगा, उसको फास्ट मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो 200 इसको हम लोग बाइंग ट्रिगर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सेलिंग ट्रिगर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो जब भी एक क्रॉस ओवर होगा, जब भी एक फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा एक स्लो मूविंग एवरेज को, तो वो एक बाइंग ट्रिगर होता है। अगर आपको कंफर्मेशन के साथ समझना है तो आप ये समझिए कि 100 और 50 जो मूविंग एवरेज है वो हमेशा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो हमारा ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड में जो बाइंग सिग्नल होगा वो क्रॉस ओवर पे आप बाई कर सकते हैं। सेकंड जो सिग्नल क्रॉस ओवर पे आ सकता है कि जब 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकले, तो वो भी एक बाइंग सिग्नल हो सकता है। अगला जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है मैकडी। पॉपुलरली इसको मैकडी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, जैसे हमने बताया, और मोमेंटम को इंडिकेट करता है। ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और ये एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को, डायरेक्शन को, मोमेंटम को और उसके ड्यूरेशन को बताता है। मैकडी लाइन जो कैलकुलेट होती है वो सब्सट्रैक्ट करके मिलती है हमें 26 पीरियड ईएमए को और 12 पीरियड ईएमए को। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से मैकडी इंडिकेटर को चार्ट पर। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, ये एक डे चार्ट है जिस पे हम लोगों ने मैकडी को अप्लाई किया है। इसकी एक जीरो लाइन फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर हम मार्केट को बुलिश मानते हैं, जिसके नीचे हम मार्केट को बेरिश मानते हैं। मैकडी जब भी अपनी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा तो वो एक बुलिश साइन होता है, नीचे की ओर आएगा तो वो एक बेरिश साइन होता है। तो उसके क्रॉस ओवर जब वो करेगा और वो जीरो लाइन से ऊपर होगा, तब हम लोगों को एक बाइंग सिग्नल मिलता है। आप ये हिस्टोग्राम्स जो देख रहे हैं ये वॉल्यूम के हिस्टोग्राम्स हैं। तो जहां वॉल्यूम बढ़ता है यानी कि जो प्राइस में है वो मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी खरीद कर सकते हैं। जहाँ पर ये क्रॉस ओवर होके जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है, मैकडी का जो इंडिकेटर है ब्लू लाइन, और आप सेल ऑफ वहां पर कर सकते हैं जहां पर उसका मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है, तो वहां पर आप सेल ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप मैकडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर इंडिकेटर है
जो मोमेंटम को दर्शाता है। मोमेंटम क्या होता है? कितनी तेजी से प्राइस ऊपर नीचे की ओर जाता है, उसको मोमेंटम कहते हैं। आरएसआई ये भी दर्शाता है कि आपकी जो सिक्योरिटी या कुछ जिसको भी आप एनालाइज करना चाहते हैं, वो ओवरसोल्ड रेंज में है या कि ओवरबॉट रेंज में है। तो आपने आजकल बहुत एनालिस्ट से टीवी पर सुना होगा कि जो मार्केट है वो ओवरबॉट रेंज में है और कभी भी नीचे की ओर जा सकता है। तो वो पता चलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से ही। तो आइए समझते हैं कि वो हम कैसे जान सकते हैं। तो ये आरएसआई है। अब इसको हम चार्ट पर समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरएसआई की जो रेंज है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। 30 के नीचे अगर आरएसआई होगा का चार्ट होगा तो वो एक ओवरसोल्ड पोजीशन को बताता है कि वो मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। और अगर 70 के ऊपर होगा तो वो ओवरबॉट रेंज होगा। तो ज्यादातर जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि अब मार्केट ओवरबॉट जोन में है, कभी भी नीचे जा सकता है वगैरह। लेकिन ओवरबॉट जोन में मार्केट बहुत समय तक भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट जोन में पहुंचा मार्केट तो आपने शॉर्ट पोजीशंस लेनी शुरू कर दी। वो बहुत समय तक इस यहाँ पर रह सकता है। इसी तरह बहुत समय तक नीचे भी रह सकता है, वो 30 के ओवरसोल्ड पोजीशन में भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड पोजीशन में गया और आपने अपनी लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। 50 के ऊपर जब भी आरएसआई होगा यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बुल्स एक्टिव हैं। और 50 के नीचे जब भी होगा तो वो वहां पर बेयर्स एक्टिव हैं। तो जैसे ही 50 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, कुछ दिन ऑब्जर्व करके कि मार्केट ऊपर की तरफ ही सच में जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस गया तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जब मार्केट वापस आ रहा है अपनी ओवरबॉट जोन से नीचे की ओर, तब यहाँ पर अपनी आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी खरीद कर सकते हैं जहाँ पर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाके उसने 30 लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर आया। यहाँ पर भी हम अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं मोमेंटम को जानने के लिए, और वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन में है कि नहीं है ये जानने के लिए, और अपनी पोजीशन इनिशिएट कैसे करें ये जानने के लिए। आरएसआई डाइवर्जेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर है जो बताता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है कि नहीं है। तो डाइवर्जेंस से आप समझ गए होंगे कि प्राइस एक तरफ जा रहा है और इंडिकेटर आपको दूसरी तरफ जाने का इशारा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस दोनों होती है। जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, और आरएसआई नीचे की ओर जा रहा हो, जो कि आप कनेक्ट करके देख सकते हैं दोनों की पीक्स, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसी तरह अगर प्राइस नीचे की ओर जा रहा हो और आरएसआई ये दर्शाए कि उसकी पीक्स ऊपर की ओर जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि आरएसआई की जो पीक्स हैं वो नीचे की ओर बन रही हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर है, बता रहा है कि कभी भी जो आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। और पॉजिटिव अगर डाइवर्जेंस आता है तो वहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बोलिंजर बैंड भी एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, और एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है और उसके आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन +2 - 2 क्रिएट किया जाता है, जिससे एक एनवलप बन जाता है। बॉलिंजर बैंड दर्शाता है कि प्राइस में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट कितना वॉलेटाइल है, या वो सिक्योरिटी कितनी वॉलेटाइल है जिस पे हम बॉलिंजर बैंड लगाकर एनालाइज कर रहे हैं। बॉलिंजर बैंड हमने यहाँ पर लगा दिया है निफ्टी 50 के इंडेक्स पर। तो जब बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड करता है तो ये समझिए कि
वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और जब स्क्वीज करता है, जैसे यहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ से स्क्वीज कर रहा है, तो यानी कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा, वहां बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। तो जब भी एक्सपैंड करेगा, जैसे यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, यानी मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, एक ट्रेंड में आने वाला है। और जब स्क्वीज करेगा, जैसे यहाँ पर भी ये देखिए स्क्वीज कर रहा है, तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में आ सकता है। बॉलिंजर बैंड में जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, जिसको अपर बैंड और लोअर बैंड कहा जाता है। तो पिछला जो हमने एग्जाम्पल समझा, उसी को हम लोग मैग्नीफाई करके समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड से और हम क्या समझ सकते हैं, ट्रेंड को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने जब स्क्वीज किया तो हम समझ गए कि कोई भी ट्रेंड नहीं है, और यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड रहने वाला है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं रहने वाला है। इसी को देखते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक्सपेंशन नज़र आएगा, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि यहाँ से एक ट्रेंड बनने वाला है। और ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए ये जो कैंडल है, आप देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग अपर बैंड से ऊपर की तरफ हुई है, तो ये एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है। जब भी कैंडल कंप्लीटली आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड जाती है, तो वो वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आती है, तो या तो मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करेगा या मार्केट वहां से वापस भी आएगा, ये भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड कर रहा था, और जो एक कैंडल है उसने बाहर क्लोज करके ये कंफर्मेशन का साइन दिया कि अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बॉलिंजर बैंड को हम दूसरे इंडिकेटर्स के साथ लगाकर कंफर्मेशन भी कर सकते हैं ट्रेंड्स का। बॉलिंजर बैंड में एक और चीज समझने की है कि अगर बहुत ज्यादा बॉलिंजर बैंड कहीं स्क्वीज हो रहा है, तो वहां से एक्सपेंशन नजदीक ही है, ये समझा वहां से जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप प्राइस देखें, यहाँ पर हम लोग को आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया था। तो यहाँ से ये भी समझा जा सकता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत होगी, और हम अपनी पोजीशंस ले सकते हैं जहां भी हमें लगेगा कि बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो रहा है और हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाए। तो इसी तरह दोनों इंडिकेटर्स को हम साथ में लगाकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं। फिबोनाची एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है, 23 नवंबर, जो एक फिबोनाची डे की तरह मनाया जाता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज ही मैं फिबोनाची के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिबोनाची जो टूल है उसे हम समझ लेते हैं आखिर ये आया कहाँ से है, और ये रेशियोज जो फिबोनाची के होते हैं वो कहाँ से आए हैं, और इसको कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिबोनाची एक्चुअली एक सीरीज है, 0 1 से शुरू होती है, और उसका अगला जो नंबर होता है वो पिछले दो नंबरों का जोड़ होता है। जैसे यहाँ पर 1 आया तो 0 और 1 का जोड़ है, फिर 2 आया जो 1 1 का जोड़ है, फिर 3 आया जो 2 1 का जोड़ है। इसी तरह ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। इसमें एक रेशो अगर आप कैलकुलेट करें एक प्रीसीडिंग अपने ही प्रीसीडिंग नंबर से, जैसे 5 को अगर 3 से डिवाइड करें, 8 को अगर 5 से डिवाइड करें, 13 को अगर 8 से डिवाइड करें, तो आएगा 1.618, जिसको गोल्डन रेशो कहा जाता है। और ये मिस्टीरियसली फ्रीक्वेंटली बहुत जगह नेचर में हमें देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, फाइन आर्ट्स में देखने को मिलता है, बायोलॉजी फूलों में देखने को मिलता है। बहुत सारे कंपनीज के जो लोगो होते हैं वो इसी रेशो में कंपनीज डिजाइन कराती हैं। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आइए समझते हैं कि फिबोनाची के इन रेशोज को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम उनसे कैसे माप सकते हैं। आइए जानते हैं। हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में जाना कि फिबोनाची टूल कैसे हम लोग चार्ट पे इस्तेमाल करते हैं।
तो जहां से हमारा ट्रेंड शुरू होगा, जैसे ये अब ट्रेंड है तो जहां से शुरू होगा तो यहां से शुरू करके और जहां पर ट्रेंड खत्म हो रहा है वहां तक हम लोग फिबोनाची का जो टूल है वो खींचते हैं और वहां तक बनाते हैं। इससे हमें कैसे पता लगता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? तो जैसे ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जो नेक्स्ट ट्रेंड आ रहा है तो वो कहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, वो हमें इस टूल से पता लग सकता है। जैसे कि अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कहां पर सपोर्ट ले रहा है? इस फिबोनाची लेवल पे बार बार आके ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लेवल्स होते हैं फिबोनाची के। ये सपोर्ट लेवल्स तो बताता है, लेकिन फिबोनाची से हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन से लेवल पे आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ये प्ले करेगा। बस यही पता कर सकते हैं कि किसी ना किसी एक लेवल पर आकर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम समझते हैं फिबोनाची को एक डाउन ट्रेंड से। तो डाउन ट्रेंड शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ से हम नीचे तक खींचेंगे फिबोनाची को और ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर नेक्स्ट ट्रेंड में इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आप देखेंगे वेरियस फिबोनाची लेवल्स पर एक बार वो रेजिस्टेंस उसको मिल रही है, जो भी ट्रेंड यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिबोनाची एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बहुत सारे ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसको दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से भी मिलाकर देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर जो चार्ट का रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी यहाँ पर है और यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल भी आ रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये लेवल बन जाता है जिसपे बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस आकर रिबाउंड करे। तो ये था फिबोनाची का टूल जिसे हम बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। धन्यवाद।